नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। नाइजीरिया की जनूबी रियासत एमो में एक गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी में धमाके से 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। ये तल्ला सरकारी और मकामी ज़राए ने दी। एक न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि यह धमाका जुमे को देर गए अगबीमा मकामी हुकूमत के इलाके में गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी में हुआ, जो जनूबी रियासतों एमो और दरियाओं के दरमियान सरहदी इलाका है। एक अहलकार ने हफ्ते के रोज़ बताया कि अब तक 100 से ज़ायद अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। एमो में पेट्रोलियम वसाइल के कमिश्नर गुडलक ओपिया ने बताया कि गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी पर लगने वाली आग ने 100 से ज़ायद अफराद को मुतासिर किया, जिनकी शिनाख्त अभी बाकी है। ओपिया ने कहा कि गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी का ऑपरेटर मफरूर है। एक कम्युनिटी लीडर और ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन एयरजियाज की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन जनरल कोलिंस एजी के मुताबिक एमो और दरियाओं के रियासती दरमियान जंगल में अचानक धमाके की आवाज़ सुनी गई। ये बदकिस्मती की बात है कि ये कलमिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 108 जली हुई लाशें जा चुकी हैं। इस तरह की गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी तेल कंपनियों की मिल्कियत वाली पाइपलाइन से खाम तेल निकालकर देसी साख्ता टैंकों के जरिए तेल की पैदावार करती है। नाइजीरिया में तेल की पाइपलाइन में तखरीबकारी और तेल की चोरी की अक्सर रिपोर्टें आती रहती हैं, जिससे भारी माशी नुकसान होता है। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा छोड़ा जा रहा है। असेंबली इंतखाबात में हार जाने के बाद नायब वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब मुल्क को यकसा सिविल कोड की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये भी बीजेपी के बड़े वादों में से एक है और साबिक़ा हुकूमतों ने खुशामद की सियासत की वजह से इस पर तवज्जो नहीं दी। ख्याल रहे कि ज़ाफ़रानी तंजीमों और जमातों का हमेशा से ख्वाब रहा है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए और दाएं बाजू के कायदीन वक्तन फ़ौक़तन इस ख्वाहिश का इजहार भी करते रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसी तनाजुर में बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर किसी को यकसा सिविल कोड का मुतालबा करना चाहिए और उसका खैर मकदम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत इस सिमत में गौर खौस कर रही है और ये यूपी और मुल्क के लोगों के लिए ज़रूरी है। केशव प्रसाद ने मजीद कहा कि आज यकसा सिविल कोड की जरूरत है और यह मुल्क, यूपी और आवाम के लिए ज़रूरी है। हाल ही में खत्म होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मुल्क के लिए कानून की बात की थी और कहा था कि इस मामले को सही वक्त पर उठाया जाएगा। जहांगीरपुरी में बीते दिनों जिस इलाके में तशद्दुद हुआ था, वहां भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा आज़ाद चौक पर खत्म हुई। इस यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने अपने घर की छतों से तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि 2 दिन पहले मीटिंग में दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से तिरंगा यात्रा निकालने की मंजूरी मांगी गई थी। यात्रा में दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों से मजहबी हम-आहंगी बनाए रखने की अपील की गई थी। इस दौरान सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये पीछे रही है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पुली पंचायत में 20,000 करोड़ रुपए के तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली बार मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पहुंचे मोदी ने पंचायती राज डे के मौके पर पल्ली पंचायत से पूरे मुल्क की ग्राम सभा से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर काबिल रसाई बनाने, नकलो हरकत में आसानी और खित्ते में बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कई स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। साथियों, बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। जिनका सबसे अधिक लाभ यहां की बहनों को हुआ, यहां की बेटियों को हुआ, यहां के गरीब को, यहां के दलित को, यहां के पीड़ित को, यहां के वंचित को हुआ है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं। दशक से जो बेड़िया वाल्मीकि समाज के पांव में डाल दी गई थी, उनसे अब वो मुक्त हो चुका है। आजादी के 7 दशक के बाद उसको आजादी मिली है। आज हर समाज के बेटे बेटियां अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी, हम सबको आशीर्वाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कोना इससे वंचित था। मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। भाई, केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही है, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि टेक्नोलॉजी माजूर अफराद की सलाहियतों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करती है और इसे मुसलसल इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने महाना प्रोग्राम मन की बात में कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी आम लोगों की ज़िंदगी को तेज़ी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी ने माजूर अफराद की ज़िंदगी को आसान बनाने में भी एक अहम किरदार अदा किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा काम किया है। ये काम है दिव्यांग साथियों की असाधारण क्षमताओं का लाभ देश और दुनिया को दिलाना। हमारे दिव्यांग भाई बहन क्या कर सकते हैं, ये हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। खेलों की तरह ही आर्ट्स, एकेडमिक्स और दूसरे कई क्षेत्रों में दिव्यांग साथी कमाल कर रहे हैं। लेकिन जब इन साथियों को टेक्नोलॉजी की ताकत मिल जाती है तो ये और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते हैं। इसलिए
देश आजकल लगातार संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देश में ऐसे कई स्टार्टअप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेरणादायी काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक संस्था है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल। ये संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। जो दिव्यांग कलाकार हैं उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुआत की गई है। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल के इन कलाकारों की पेंटिंग्स, इसकी डिजिटल आर्ट गैलरी तैयार की है। दिव्यांग साथी किस तरह असाधारण प्रतिभाओं के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारण क्षमताएं होती हैं, ये आर्ट गैलरी इसका एक उदाहरण है। दिव्यांग साथियों के जीवन में कैसी चुनौतियां होती हैं, उनसे निकलकर वो कहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसे कई विषयों को इन पेंटिंग्स में आप महसूस कर सकते हैं। आप भी अगर किसी दिव्यांग साथी को जानते हैं, उनकी टैलेंट को जानते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। जो दिव्यांग साथी हैं वो भी इस तरह के प्रयासों से जरूर जुड़े। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये मुल्क के लिए फख्र की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने इतवार को कहा कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ताउन को याद करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से बेहतर वक्त और क्या होगा। ये मुल्क के लिए फख्र की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तारीख के बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम भी नौजवानों की तवज्जो का मरकज बन रही है, जो उन्हें मुल्क के बेशकीमती विरसे से जोड़ रही है। नए प्रेरक उदाहरणों के साथ नए नए संदेशों को समेटते हुए एक बार फिर मैं आपसे मन की बात करने आया हूं। जानते हैं, इस बार मुझे सबसे ज्यादा चिट्ठियां और संदेश किस विषय को लेकर मिली है। ये विषय ऐसा है जो इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं देश को मिले नए प्रधानमंत्री संग्रहालय की। इस 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोकार्पण हुआ है। इसे देश के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। एक श्रोता है श्रीमान सार्थक जी। सार्थक जी गुरुग्राम में रहते हैं और पहला मौका मिलते ही वो प्रधानमंत्री संग्रहालय देख आए हैं। सार्थक जी ने नमो ऐप पर जो संदेश मुझे लिखा है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा है कि वो बरसों से न्यूज चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं। इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी जनरल नॉलेज काफी अच्छी होगी। लेकिन जब वे पीएम संग्रहालय गए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने देश और देश का नेतृत्व करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं है। उन्होंने पीएम संग्रहालय की कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाने वाली थी। जैसे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का वो चरखा देखकर बहुत खुशी हुई जो उन्हें ससुराल से उपहार में मिला था। उन्होंने शास्त्री जी की पासबुक भी देखी और यह भी देखा कि उनके पास कितनी कम बचत थी। सार्थक जी ने लिखा है उन्हें यह भी नहीं पता था कि मोरारजी भाई देसाई स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले गुजरात में डेप्यूटी कलेक्टर थे। प्रशासनिक सेवा में उनका एक लंबा कैरियर रहा था। सार्थक जी चौधरी चरण सिंह जी के विषय में वो लिखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि जमींदारी उन्मूलन के क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं, वे आगे लिखते हैं जब लैंड रिफॉर्म के विषय में वहां मैंने देखा कि श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव जी लैंड रिफॉर्म के काम में बहुत गहरी रुचि लेते थे। सार्थक जी को भी इस म्यूजियम में आकर ही पता चला कि
कि चंद्रशेखर जी ने 4000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर ऐतिहासिक भारत यात्रा की थी। उन्होंने जब संग्रहालय में उन चीजों को देखा जो अटल जी उपयोग करते थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार को पुडुचेरी के एक रोजा दौरे पर पहुंचे। मरकज के जेर इंतजाम इलाके के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, वजीर आला एन रंगासामी, असेंबली स्पीकर आर सेलूम, उनके काबीना के साथियों और इंतजामिया के आला अफसरान ने अमित शाह का पुडुचेरी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अमित शाह सीधे भरतियार म्यूजियम गए और वहां श्री औरोबिंदो आश्रम का दौरा किया। इसके बाद वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने संत और फलसफी श्री अरोबिंदो के 150वें यौम पैदाइश की तकरीबात का इफ्तिताह किया। जुनूबी जिले कुलगाम के मरहमा गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबीन तसादुम में 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स मारे गए। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि महलूक पाकिस्तानी मिलिटेंट साल 2018 से कुलगाम और शोपियान अजला में सरगर्म थे। पुलिस राय ने बताया कि हफ्ते के रोज हिफाजती अमले को ये इत्तला मौसूल हुई कि मिलिटेंट्स जुनूबी जिले कुलगाम के मरहमा गांव में छिपे बैठे हैं, तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर फौरन उस इलाके को मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की। तर्जुमान ने बताया कि फरार होने के तमाम रास्ते मजदूर पाकर मिलिटेंट्स ने हिफाजती अमले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चुनाचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पोजीशन संभालकर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया और इस तरह से तरफैन के माबीन झड़प शुरू हो गई। तर्जुमान के मुताबिक कुछ अरसे तक जारी रहने वाले इस झड़प में 2 मिलिटेंट्स मारे गए, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलाह व गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया। बीजेपी एमपी साक्षी महाराज एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा कि अचानक आई भीड़ से बचने के लिए हिंदू घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, एक पेटी और ओरिजिनल तीर कमान रखें। किसी भी वाक़े से बचाने के लिए पुलिस नहीं आएगी, पुलिस बाद में लाठी पीटने आएगी और जांच चलती रहेगी। उन्होंने लिखा कि आपके गली मोहल्ले या आपके घर पर अचानक से ये भीड़ आ जाए तो इसे बचने का कुछ इंतजाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो कर लीजिए, पुलिस बचाने नहीं आएगी बल्कि खुद
बचने के लिए किसी जगह छिप जाएगी। जब ये लोग जिहाद करके वापस चले जाएंगे तब पुलिस डंडा ठोकने आ जाएगी और कुछ दिनों बाद मामला जांच कमेटी में जाकर खत्म हो जाएगा। ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की एक पेटी, कुछ ओरिजिनल वाली तीर कमान हर घर में होने चाहिए। मामले में जब एमपी साक्षी महाराज से रब्त किया गया तो उन्होंने उनसे मीडिया से उनका रब्त नहीं हो पाया। उनके रिप्रेजेंटेटिव अमितेश नंदू ने बताया कि साक्षी महाराज आउट ऑफ स्टेशन है। जो पोस्ट फेसबुक पर है वो उन्हीं के ऑफिशियल पेज से पोस्ट की गई है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर सियासी घमासान जारी है। मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली एमपी नवनीत राणा और उनके एमएलए शोहर रवि राणा को इतवार को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। उनके खिलाफ मुल्क से गद्दारी का भी केस दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने उनके लिए पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी कायद किरीट सौमिया ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन पर हुआ हमला स्टेट स्पॉन्सर्ड था। इसमें पुलिस ने रियासती हुकूमत के इशारों पर काम किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहेब थोराट ने गुज़िश्ता रोज कहा कि महाविकास अघाड़ी हुकूमत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग रियासत में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि कुछ लोग महंगाई और बेरोजगारी जैसे सुलगते हुए मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए शऊरी तौर पर चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के बाहर हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। ये देखते हुए कि हनुमान चालीसा को एक सियासी मुद्दा बनाया गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे हाथ होने का इल्जाम लगाया और कहा कि कुछ चेहरों को सामने रखा जा रहा है। एमपी नवनीत राणा और एमएलए रवि राणा का नाम लिए बगैर बाला साहेब थोराट ने कहा कि मुल्क किसानों और मजदूरों के मसाइल के अलावा महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल का सामना कर रहा है और कुछ लोग हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाकर महाराष्ट्र में अमन अमान को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत पर बढ़ती हुई महंगाई और मईशत की बिगड़ती हुई हालत का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर नौज़ायदा बच्चा भी अपने सर पर 46,000 रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीयंत ने हफ्ते के रोज मरकज की मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क में बढ़ती महंगाई की वजह से ग़िज़ाई किल्लत और भूख मुसलसिल बढ़ रही है। घर चलाने का खर्चा पिछले 2 साल में, हम तो आपके सामने 8 साल के आंकड़े लेकर आए हैं कि लेकिन पिछले 2 साल में ही घर चलाने का खर्चा करीब 44% बढ़ गया है। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसमें सारा डेटा है। इन्फ्लेशन रेट जनवरी 2014 से लेकर मार्च 2022 तक, और ये बेस ईयर पे कंपैरिजन है। आप मुर्गा मछली का दाम देखिए तो वो तो 95%, 57% बढ़ा है। पेट्रोल उसके मुकाबले 31.3% बढ़ा है। दूध लगभग 40% बढ़ा है पेट्रोल से ज्यादा। घी करीब 38% बढ़ा है पेट्रोल से ज्यादा। गेहूं और आटा 27% बढ़ा है जो हर घर में खाया जाता है। सरसों के तेल में करीब 96% की बढ़त आई है। रिफाइंड ऑयल में लगभग 90% बढ़त हुई है। मूंगफली का तेल जिसको ग्राउंड नट ऑयल कहते हैं 80% बढ़त। करीब 48% बढ़त, 48% बढ़त आपको दाल जैसे अरहर और तूर दाल में, और मूंग दाल जो मुझे तो ऐसा लगता है खिचड़ी और ज्यादा बीमारी में खाई जाती है, उसमें 32% बढ़त हुई है। यह भी पेट्रोल के परसेंटेज बढ़त से ज्यादा है। सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। प्याज में 8 सालों में 68% वृद्धि हुई है। बैंगन जैसी सब्जी में, जो बच्चे जरूर नाक मुंह से कोड़ते होंगे, लेकिन सच है कि बैंगन में 56% की वृद्धि हुई है। अन्य सब्जियां 51% बढ़ी हैं। पालक और बाकी साग सब्जी 41%। ये भी पेट्रोल के 31.3% बढ़त से ज्यादा है। अस्पताल में इलाज का खर्चा 71.6% बढ़ा है पिछले 8 सालों में। दवाइयों में लगभग 55% की वृद्धि हुई है। बाहर से अगर आप खाना खाते हैं ठेले पे, खोमचे पे, होटल्स में, करीब 55% बढ़ा है। बस का किराया करीब 54% बढ़ा है। ट्यूशन फीस, सबको पता है कि महामारी के दौरान और आर्थिक मंदी के चलते सबसे ज्यादा मुश्किल
मध्यम वर्ग परिवारों को बच्चों का ट्यूशन फीस देने में हुई वो 51% बढ़ी है। घर का किराया 46% बढ़ा है। और ये सारी चीजें मैं फिर से दोबारा से कहूंगी, पेट्रोल 31.3% और ये सारी चीजें उससे ज्यादा पिछले 8 सालों में। कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। इसके साथ ही महंगाई में इजाफे के हवाले से वार्निंग भी जारी की गई। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया और कहा कि गर्मी और महंगाई मजीद झुलसाएगी। मोदी हुकूमत ने रोजमर्रा की 143 अशिया पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया है ताकि हर माह 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जा सके। इससे क्या फर्क पड़ता है कि जेब में पैसे नहीं है, बजट गड़बड़ है, क्योंकि बीजेपी है तो ये मुमकिन है। दरअसल मई में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले मरकजी हुकूमत ने रियासतों से जीएसटी के तहत रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली 143 अशिया पर टैक्स की शरह बढ़ाने के लिए तजावीज मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अशिया में पापड़, गुड़, पावर बैंक, घड़ियां, सूटकेस, हैंडबैग, परफ्यूम, टीवी, 32 इंच से कम, चॉकलेट, च्युइंगम, अखरोट और कस्टर्ड पाउडर जैसी अशिया शामिल है। बताया जा रहा है कि रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली 143 अशिया पर टैक्स की शरह हुकूमत ने बढ़ाने की तजवीज़ दी है। इसमें से 92% अशिया पर 18% से 28% टैक्स ज़मरे में मुंतकली बताई गई है। लखीमपुर खीरी तशद्दुद के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा ने इतवार की रोज कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। मरकजी वजीर अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को 14 दिन की अदालती तहवील में लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करते हुए उसे 1 हफ्ते में सरेंडर के लिए कहा था। आशीष ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए वक्त से 1 दिन पहले रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया। इस हाई प्रोफाइल केस में हाईकोर्ट ने जमानत का फैसला कैसे दिया, ये किसी के गले नहीं उतर रहा था। वकील की दलील के बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ये दलीलें सुनने के बाद ये जाहिर हो गया था कि मकाम वाक़या पर जो मुल्जिम है वो मौजूद, वहाँ पे कई लोग मौजूद थे। ऐसे में मुमकिन था कि ड्राइवर ने बचने के लिए गाड़ी भगाई हो और ये वाक़या हुआ हो। मदीना में खौफनाक बस के हादसे में 8 मिस्री और सुडानी उम्रा ज़ायरीन जाँ हो गए और 43 दीगर जख्मी हो गए। मदीना मुनव्वरा अल हिजरा हाईवे पर बस एक ट्रक से टकरा गई। अल हिजरा हाईवे मक्के को मदीना से जोड़ती है। बताया जाता है कि तसादुम मदीना शहर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर अल योतमा कस्बे के करीब पेश आया। बस में 51 अफराद सवार थे। 3 अफराद शदीद जख्मी हुए और 10 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। जब तक तिब्बी टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुंची तब तक बाकी मुसाफिरों की हालत मुस्तहकम थी। जख्मियों में से 5 को इलाके के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि उन्हें इमरजेंसी टीमों ने जाए वक़ूफ़ पर ही इलाज और ट्रायश दिया था। मुल्क में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के बाद हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पिछले 2 दिनों में केसेस बढ़े हैं। आईआईटी मद्रास में अब तक 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि जो लोग दोनों डोजेस ले चुके हैं, क्या उन्हें तीसरे डोज की जरूरत है? कुछ लोगों ने तीसरा डोज ले भी लिया है, तो क्या उनकी वैक्सीन काम कर रही है? आखिर ये सब पता कैसे चलेगा, इसको लेकर साइंटिस्ट और जानकार काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने हो गए हैं। दोनों ही मुल्क झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने बिल्गोरोड के पास इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। रूस का यह सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। खबरों के मुताबिक इम्कान जताया जा रहा है कि रूस इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। जानकारों के मुताबिक ये मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर जा सकती है। वहीं यूक्रेनी फौज ने कहा कि रूसी फौजी डोनेस्टिक्स में हमला कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।